वेलकम टू द सिक्स्थ सेशन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो कि क्वेश्चंस हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 24 के। वहाँ के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। आई एम अंकना, योर मास्टर टीचर फॉर सोशल साइंसेज एट वेदांतु, होपिंग ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। चलो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। Now guys, before I actually jump on to discussion of the question or like answer of the question, मैं आपको एक चीज़ ये बता देना चाहती हूँ. I'm not sure if there are people who have already watched the sessions on NCERT Solutions before, but ये करने का पर्पस हमारा आपको आंसर स्पून फीड करना नहीं है, बिकॉज वो तो आपको गाइड में भी मिल जाएगा, है ना. इतनी सारे बुक्स अवेलेबल है जहाँ पे आंसर्स ऑलरेडी रहते हैं लिखे. The answers, the idea of doing these videos is to see how do we approach a question, which will help us understand कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, टू हेल्प अस डेवलप द स्किल. क्योंकि आंसर राइटिंग तो एक स्किल है, राइटिंग एक स्किल है, वो हमें डेवलप करनी होगी विथ मोर एंड मोर प्रैक्टिस. तो जो भी बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि मैम हाउ डू आई अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, मुझे आंसर पता है पर मुझे वो क्वेश्चन देख के समझ नहीं आता कि मुझे यहाँ पे क्या पॉइंट्स लिखने हैं, कितने मार्क्स में क्या जाएगा, ये सारे सोल्यूशन का जवाब यहाँ इन सोल्यूशन सीरीज में होने वाला है ना. ये करने वाले हैं हम. तो आज जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है, हम पहले समझेंगे क्वेश्चन, फिर हम सोचेंगे हमें क्या क्या पता है इसके बारे में और उन सारी चीज़ों से, इस टॉपिक से क्या क्या हमें पिक करना है हमारे आंसर के लिए. ठीक है, चलो गाइस. तो पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला कि क्या सर्कमस्टांसेस थे विच लेड टू द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन इन रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस. क्यों हुआ रिवोल्यूशन फ्रांस में? तो यहाँ जो है ये कोई एक मार्क का क्वेश्चन नहीं है, या 3 या 5 ऐसे बड़े नंबर के लिए आएगा इस तरह का क्वेश्चन. यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बताना है कि व्हाट लेड टू व्हाट, द चेन ऑफ इवेंट्स, यू नो, द सीरीज ऑफ इवेंट्स व्हिच अल्टीमेटली लेड टू द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन. तो बिल्कुल शुरू से बात करेंगे हम. क्या पहली चीज थी जो हमें लगता है कि जिसने ट्रिगर की थी, वो था लुई 16 के पावर में आना. करेक्ट. वो जैसे ही पावर में आए थे उस समय चल रहा था भाई बहुत सारी मतलब अकाउंट जो है ऑलरेडी डेफिसिट थी, ट्रेजरी तो पूरा खाली था, वो ऑलरेडी फ्रांस जो है बहुत ज़्यादा डेप्ट में थी, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में थी. ऐसे में आ गया एक नया राजा जो सिर्फ 20 साल का था. अब उसने क्या किया, उसने सोचा वो अमेरिका की 13 कॉलोनीज को हेल्प करेगा फ्रीडम लेने में, शायद वो उसके बाद उसको हेल्प करे. उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, ऊपर से उनके ऊपर 2 बिलियन का और लिवरेज का डेट बढ़ गया. अब जिन लोगों ने पैसे दिए थे, उधार दिया था, वो मांगने लग गए ज़्यादा इंटरेस्ट. अब वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने के लिए इनको पैसे चाहिए थे, पैसे तो है नहीं, कंगाल लोग थे, है ना, खाली पड़ा है ट्रेजरी, कहाँ से आएंगे पैसे? एज अ रिजल्ट ऑफ विच उन्हें इम्पोज करना पड़ गया टैक्स, लोगों पे ज़्यादा टैक्स लोगों के ऊपर आ गया. लोग हैं पहले से परेशान, ठीक है, वो पहले से जान रहे हैं कि उनके वेलफेयर के लिए कुछ हो नहीं रहा है, ऊपर से उनके ऊपर और टैक्सेशन हो गई. पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी नहीं थी, टैक्सेशन भी कैसे हुई. तो हमें याद है ना कि ये सोसाइटी जो है अभी फ्रांस की, वो कितने स्टेट्स में डिवाइडेड थी बच्चा? चलो फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में बता दो, और कौन कौन से स्टेट्स थे वो. मैम बताएंगी जरूर, लेकिन आपको भी बताना है, रिवाइज करते रहते हैं साथ में, है ना. ओके, तो वो 3 स्टेट्स थी. आई मीन लाइक द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन 3 स्टेट्स, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड यू नो द थर्ड स्टेट, जो कि पुअर लोग थे, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स, पेजेंट्स, ये आर्टिशंस, क्राफ्ट्समैन, ये सारे लोग थे थर्ड स्टेट में. अब प्रॉब्लम ये है कि नोबिलिटी तो पहले ही नोबल फैमिली से आती है, क्लर्जी है, ये प्रीस्ट्स वगैरह, ये चर्च वाले लोग हो गए, ये लोग ना बहुत फाइनेंशियली स्टेबल थे. तीसरी स्टेट is what was struggling with their finances. बट ये जो टैक्स इम्पोजिशन हुई, सैडली was not done on the first 2 states, which was nobility and clergy, but all the tax was imposed on the third state, which was already poor. Now how sad is that? Now that agitated the people to like anything. On top of that, अभी जो है मारामारी चल रही है, भूखमरी बढ़ रही थी, ठीक है, people were starving. Why was that happening? Because population of not just France but entire Europe was rapidly increasing. पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन खाने तो उतना बढ़ नहीं रहा है, ठीक है. स्कार्सिटी ऑफ फूड होने लग गई, क्योंकि और भी बहुत सारी कैलेमिटीज थी, जैसे कि फेमीन था, outbreak of certain epidemic diseases were there. All of these factors led to scarcity of food, but population kept on increasing, which led to ultimately a crisis. Subsistence crisis हो गया, लोग अपनी basic livelihood की needs को meet करने के लिए struggle करने लगे, और इसकी वजह से उनके अंदर भर गया बहुत सारा गुस्सा.
ठीक है। और ऐसे में किंग ने और एक स्टूपिड स्टेप ले लिया और उसकी वजह से लोग और अपसेट हो गए। अब मैं आपको पूरी कहानी बता रही हूँ, ये आंसर नहीं है, ठीक है, दीज आर द चेन ऑफ इवेंट्स, हम रिवाइज कर रहे हैं। इसी टाइम पे कई सारे फिलोसोफर्स आ गए जो कि सबका स्ट्रगल देख रहे हैं और वो भी मोनार्की में हो रहे इनजस्टिस के अगेंस्ट है, ये जो प्रिविलेज बाय बर्थ लोगों को मिलता है उसके अगेंस्ट है। तो ये लोग भी अपने जो फिलोसोफर से आइडिया स्प्रेड करने लगे, जिसकी वजह से लोग और अग्रेसिव हो गए और एक्सप्रेसिव हो गए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड रख दी उन्होंने कि भाई हमें छुटकारा दो इस चीज़ से, एंड दैट लेड टू द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन, राइट। अब देखते हैं कि इसको फ्रेम कैसे करना है, हम इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे, ठीक है। सो दीज वर द फॉलोइंग इंस्टेंसेस व्हिच लेड टू द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। फर्स्ट ऑफ ऑल, लुई द 16 was an autocratic ruler who led a luxurious life, ठीक है। When he ascended the throne, the royal treasury was empty. Long years of wars had drained the financial resources of France. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from Britain. The war added more than $1 billion livres to the debt credit. The state finally increased taxes to meet its regular expense, such as the cost of maintaining an army, running government offices and universities, and also paying off the debt. The French society was divided in 3 states, but only the members of the first 2 states, that is the clergy and the nobility, were exempted to pay taxes. They belonged to the privileged classes by birth. The entire burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third state only. The middle class that emerged in the 18th century in France was educated and enlightened and against the policy of privilege by birth. They believed in privilege by opportunity, by efforts, by hard work. Hence, they rejected the theory of divine rights of the kings and absolute monarchy. They believed that a person's social position must be dependent upon his merit. Moreover, people had access to the various ideas of equality and freedom proposed by the philosophers like John Locke, Jean-Jacques Rousseau, and Montesquieu, etc. These ideas got popularized among the common mass on account of intensive discussions and debates in salons, cafes, coffee houses, and through books and newspapers. The French administration was extremely corrupt. It did not give weightage to the French common man, and all of these factors led to the outbreak of French Revolution. Okay, next question. Question number 2. Which groups of French society benefited from the revolution? Which groups were forced to relinquish power? Which sections of the society would have been disappointed with the outcome of the revolution? ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे वापस समझना है ये क्वेश्चन, कौन सी सोसाइटी का सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा खुश हुआ था, ठीक है, व्हेन द रिवोल्यूशन हैपेंड, कौन से सेक्टर को, कौन से स्टेट को अपनी पावर रेलिंक्विश गिव अप करने पड़ गए थे, छोड़ने पड़ गए थे, और कौन सी सेक्शन थी सोसाइटी की जो डिसअपॉइंटेड थी आउटकम से। तो ये 3 सवाल है, हमारे 3 सवालों का जवाब हमारे 3 स्टेट्स में रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे ज्यादा बेनिफिट किसे हुआ। हमें पता है 3 स्टेट्स थे, नोबिलिटी, क्लर्जी एंड थर्ड स्टेट। अभी ये थर्ड स्टेट में हमें याद होगा, बच्चा आपको याद होगा, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसे नए लोग आ गए थे थर्ड स्टेट के जो कि ना फाइनेंशियली स्टेबल थे, जो कि इतने गरीब नहीं रह गए थे, करेक्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे ऑल्सो हैड एक्सेस टू एजुकेशन। अब उनके पास एजुकेशन भी थी। तो ये जो नए लोग थे, दे वर एनलाइटेड, दे वर एजुकेटेड, दे वर ऑल्सो इकोनॉमिकली एस्टैब्लिश्ड। तो ये लोग रिवोल्यूशन में फुल अपने जोश के साथ, मोटिवेशन के साथ फुल फ्लेजेड पार्टिसिपेट कर रहे थे। नाउ दीज पीपल हैड टू गेन द मोस्ट आउट ऑफ दिस रिवोल्यूशन, राइट, बिकॉज दे इमर्ज्ड एज द न्यू मिडिल क्लास, सो दे प्रॉफिटेड द मोस्ट। क्योंकि क्या हुआ कि अब जो है स्टेट्स जो है वो डिसॉल्व होने लगे, प्रिविलेजेस बाय बर्थ जो थी वो डिसॉल्व होने लग गई, और इस वजह से इनकी एम्पावरमेंट हो गई ज्यादा बाकी लोगों के कंपैरिजन में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन भी जो नया फॉर्म हो रहा था वो भी इनके फेवर में था, इनके पास थोड़ी प्रॉपर्टी भी थी, इनके पास थोड़े मीन्स भी थे, एजुकेशन भी था। लॉस किसका सबसे ज्यादा हुआ, किसको अपनी पावर्स गिव अप करनी पड़ गई? तो पहले तो स्टेट को, क्लर्जी एंड नोबिलिटी को। इनको जो है मोनार्क ने रियलाइज कर लिया कि लोगों को शांत करने के लिए ये सारे जो है प्रिविलेजेस बाय बर्थ को अबॉलिश करना होगा, और सबसे ज्यादा लॉस में पड़ गई ये 2 सेक्टर्स। लेकिन कौन सा वो सेक्टर था जो बहुत डिसअपॉइंटेड था? सोचो जरा,
नेचुरली द थर्ड स्टेट ओनली। बट थर्ड स्टेट में तो हमने भी बात की कि कुछ लोग बहुत खुश थे, सबसे ज्यादा उन्हें प्रॉफिट हुआ। लेकिन दो तरह के लोग थे थर्ड स्टेट में, करेक्ट। एक वो जो अपने इकोनॉमिक मर्चेंट्स, ट्रेड्समैन, जो ज्यादा पैसा कमा चुके थे। लेकिन अभी भी थर्ड स्टेट में ऐसे भी लोग थे, बिकॉज इट प्रीटी मच कंप्राइज्ड ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, है ना, क्लर्जी और नोबल को छोड़कर के सब लोग उसमें बिलोंग करते थे। तो उसमें अभी भी बहुत ज्यादा पुअर पीपल वर देयर, लाइक पेजेंट्स, फार्मर्स, आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन, जिनका कुछ गुजारा बहुत barely हो पा रहा था। They were hardly even able to meet their basic amenities, basic requirements of day-to-day life. And the same went with women as well. उनको कोई empowerment, कोई upliftment नहीं मिली। उनका पोजीशन जैसा पहले था रेवोल्यूशन के बाद में भी वैसा लग गया। वोटिंग राइट्स तक नहीं मिली, करेक्ट। So these were the people who were disappointed with the outcome of the revolution. So let's see how will we frame the answer. The wealthy class of the third state consists of big businessmen, petty officers, lawyers, teachers, doctors, and traders benefited the most from revolution. This group was also known as the new middle class. Previously, they had to pay state taxes and they did not enjoy equal status. But after the revolution, they began to be treated equally with the upper sections of the society. With the abolition of the feudal system and obligation and taxes, the clergy and the nobility came to the same level as that of the middle class. They were forced to give up their privileges. Their executive powers were also taken away from them. The poorer sections of the society, that is the small peasants, landless laborers, servants, daily wage earners, and women, would have been discontent with the outcome of the revolution because nothing really helped or changed their status. वो जैसे थे परेशानी में वो वैसे ही रह गए, ठीक है। Okay guys, now with this we have something new to talk about, which are your problems. अभी तक तो हम फ्रेंच सोसाइटी की प्रॉब्लम्स और ये क्लर्जी और नोबल्स और इनकी प्रॉब्लम्स और इनके बेनिफिट्स डिस्कस कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आपके प्रॉब्लम्स। आपके प्रॉब्लम्स क्या है आपने ही हमें बताया है, डाउट्स हैं, नोट्स हैं, कैसे बनाएंगे नोट्स, कैसे रिजॉल्व करेंगे सारे डाउट्स, किसको पूछे, कब पूछे, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कैसे होगा मैम, चॉइस ऑफ शेड्यूल, इतना कुछ पढ़ना है, हाउ विल आई फिनिश एवरीथिंग ऑन टाइम, एंड देन ऑफ कोर्स चॉइस ऑफ लैंग्वेज इज अनदर थिंग। तो हमने सोचा बच्चे जब इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और हम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन भी पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कैसे सोल्यूशन निकल रहा है, तो हमें भी अपने बच्चों को फटाफट से सोल्यूशन दे देना चाहिए, है ना। तो हमने कर दी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व और इसके साथ साथ हमने कुछ एडिशनल बोनसेस भी दिए। Unlimited live classes, all micro courses and crash courses available for you at one click, one click away. Performance report, in class live performance reports, and of course personalized attention. आपको जब पूछना है, जो पूछना है, आप जो शेयर करना चाहते हो डायरेक्टली 1-on-1 कर सकते हो। कहाँ और कैसे? By becoming a part of Vedantu family and subscribing the Vedantu Pro subscription. ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा हमें? तो हमें जाना है इस लिंक पे vdnt.in/ytpro। बस इस लिंक पे जाओ, फटाफट से ये कूपन कोड लगाओ ANKPRO, आपको मिलेगा बहुत सारा डिस्काउंट, ठीक है। अंकना मैम के बच्चों ने कहा कुछ एडवांटेज होना चाहिए ना बच्चों के पास। तो गाइज अगर आप ये कूपन कोड नहीं लगाओगे वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मेक श्योर यू यूजिंग दिस कूपन कोड। वहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं, 3 तरह के सब्सक्रिप्शन है। आप 1 महीने का भी ले सकते हो, 3 महीने का भी ले सकते हो, 6 महीने का भी ले सकते हो। ओके, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। If you're not very sure, if you just want to give it a try, go ahead with 1 month. The more, the bigger package you take, the bigger will be the discount. Jackpot लगता है हमारा 6 month के साथ, वहाँ हमें मिलता है सबसे ज़्यादा डिस्काउंट। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप सबसे ज़्यादा टाइम के लिए भी रहोगे हमारे साथ, 6 महीने you will be a part of the Vedantu family. And once you have subscribed, guys, everything becomes accessible for you. कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर आपको लगता है कि मैं 10th में हूँ, I want to give it a try and see JEE की क्लासेस कैसे चल रही हैं, आप जाकर के वो सेशन भी चेकआउट कर सकते हो। So cool, right? And और क्या हो जाएगा? You get to be a part of all of these things. आपका एक चैप्टर मिस हो गया, आप हमेशा कोई भी दूसरा माइक्रो सेशन लेकर के उस चैप्टर को कवर अप कर सकते हो, ठीक है। और ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 10 रुपए में per day. If you actually do the calculation, it costs you even less than 10 rupees, actually somewhere around 9 rupees per day for 6 months. Awesome, right? So make sure you go click on this link and use the code ANKPRO. With this, we come to the last question of this session. Describe the legacy of the French Revolution for the people of the world during the 19th and the 20th century. तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसने अपने पीछे क्या लेगेसी छोड़ी, क्या छोड़ दिया अपने पीछे? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ना बच्चा बहुत लोगों को इंस्पायर किया था। फॉर दैट मैटर यूरोप में जो भी चल रहा था ना वो सब वो सब कुछ पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर कर रहा था और पूरे यूरोप को इंस्पायर कर रहा था फ्रेंच, ठीक है।
अब जो है यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा था उससे क्योंकि बाकी लोग अफेक्टेड हो रहे थे, तो इनकी फाइट फॉर लिबर्टी, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, नेशन स्टेट, ये सबसे इन्फ्लुएंस हो गए थे पूरे दुनिया वाले. So that is what became popular during the 19th and the 20th century after French Revolution. Ask for democracy, ask for liberty, freedom and nation state and nationalism. That took rise among all the people. ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा शिफ्ट देखा हमने जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हुआ था. So the ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. These ideas became a motivating force for the political movements in the world in the 19th and the 20th century. The ideas of liberty, equality and fraternity spread from France to the rest of the Europe, where the feudal system was finally abolished. Colonized people reworked on the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state. The idea of nationalism that emerged after the French Revolution started becoming mass movements all over the world. आप देखोगे nationalism in India भी हो गया था इसके बाद, ठीक है, इसके बाद वो भी शुरू हो गया था. Some were inspired by them. Now people began to question the absolute power, the monarchy. The impact of the French Revolution would be seen in India too. Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy got deeply influenced by the ideas of the revolution. Okay guys, with this we come to the end of the session. अगर आपको लगता है इस वीडियो ने आपकी हेल्प की तो फटाफट से लाइक बटन हिट कर दो. अभी तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले, तो अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर दो ताकि आपको फटाफट से आ जाए नोटिफिकेशन अगले सेशन का और आप एकदम तुरंत ज्वाइन कर लो जैसे ही प्रीमियर हो, है ना. और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट सेशन में. टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड.